चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने सैडल की बताई थी आपको। व्हाट इज द सैडल की एंड हाउ इट इज यूज्ड। तो सैडल की आपको बताया था मैंने यहाँ पे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था सैडल की का क्या था कि आपकी सैडल की सिर्फ और सिर्फ हब में यूज होती है। दिस वन। ठीक है, कहाँ यूज होती है? हब में यूज होती है। दिस फैक्ट्स इन द कीवे ओनली इन हब ओनली। और ये हब आपका दिखाया था, दिस इज योर हब, दिस इज योर सैप, अनदर इज अ की। तो की का जो होल होगा वो सिर्फ हब में होगा, सैफ्ट में नहीं होगा। क्योंकि इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि एक कर्वेचर है, कॉन्वेक्स शेप है, और दूसरा हमारा फ्लैट है। दो तरीके की है, एक हॉलो सैडल की है और तीसरी सेकंड है फ्लैट सैडल की। तो जनरली आपका दिस वन इज अ फ्लैट, दिस इज वन इज अ हॉलो, यू कैन सी। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें इसका मतलब है कि कोई होल नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा आपकी सैफ्ट में। सैफ्ट में अगर होल प्रोवाइड कराया जाता तो आपका सैफ्ट में इंसर्ट होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देयर इज नो इंसर्शन ऑफ द सैडल की इन द सैफ्ट। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने यही बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की पे आते हैं। यहाँ पे कुछ एडवांटेज है। सैडल की रिक्वायर्स कीवे ओनली ऑन द हब, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सैडल की जॉइंट इज द लेस देन द संक की जॉइंट। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द सैडल की। यानी इसमें आपकी कॉस्ट जो होगी वो सैडल की कम हो जाएगी, क्योंकि आपका जो जॉइंट है वो लेस जॉइंट स्टार्ट होगा। ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या है? सैडल की इज अ लो पावर ट्रांसमिसिंग कैपेसिटी। यानी ये पावर जो कैपेसिटी ट्रांसमिसिंग है वो आपका पावर कम ट्रांसमिट कर सकती है। यानी अगर ज्यादा टॉर्क हो जाएगा, ज्यादा फोर्स लगेगा शाफ्ट पे, दूसरे एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में जाने में, या एक शाफ्ट से दूसरे हब में जाने में, तो आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि ये यहाँ पे स्लिप आ जाएगी। और जब स्लिप आ जाती है तो आपका पावर ट्रांसमिशन क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, पावर ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है एज केस ऑफ द स्लिप। और स्लिप केस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो की है वो सिर्फ और सिर्फ हब में है, ताकि आपकी सैफ्ट में है। ठीक है। तो देर इज अ नो लेस पावर ट्रांसमिशन इन केस ऑफ द सैडल। ठीक है, ये मेन डिसएडवांटेज है इसका। तो देयर फोर इट कैन नॉट बी यूज इन मीडियम एंड हैवी ड्यूटी ऑपरेशन। ये किसमें यूज नहीं हो सकती? मीडियम और हैवी ड्यूटी ऑपरेशन में यूज नहीं हो सकती। ठीक है, तो जनरली आपकी फ्लैट्स इसमें यूज होती है, एक कैंसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ पॉजिटिव ड्राइव, दिस इज द मेन एडवांटेज एडवांटेज ऑफ। उसके बाद है संक की। पैडल की के बाद आता है आपका संक की। ठीक है, संक की क्या है? संक की इज अ की वे, संक की इज अ की इन विच half of the thickness of the key fits into the keyway and on the shaft and the remaining half is keyway in the hub। यानी आपके दोनों में फिट होगी। ठीक है, किसमें फिट होगी? दोनों में फिट होगी। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। यहाँ पे देखिए, आपका आधा है जो पार्ट है वो हब में है, और आधा पार्ट किसमें है? शाफ्ट में है। यू कैन सी इंसर्शन जो है यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, आपका इंसर्शन इस शाफ्ट में इनबिल्ट है। यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है कि आपका इंसर्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यानी शाफ्ट में भी इंक्लूजन है और हब में भी इंक्लूजन है की का। ठीक है, तो ये जनरली इंपॉर्टेंट था कि आपका दोनों में है, संघ की दोनों में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देयरफॉर कीवे इज रिक्वायर्ड बोथ, यानी दोनों में की होगा। जब दोनों में की होगी तो दोनों में कीवे होगा। द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन संघ की, यानी आपके पास कई तरीके की संघ की हो सकती है। स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो दो तरीके स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है। उसके बाद है इन केस ऑफ द संघ की पावर इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द की, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड हब जनरेटेड बाय द शियर रेजिस्टेंस ऑफ द की। यानी आपका जो रिलेटिव मोशन होगा हब और सैफ्ट का वो प्रिवेंटिव हो जाएगा इन केस ऑफ ड्यू टू द शियर रेजिस्टेंस ऑफ की। यानी की का जो शियर रेजिस्टेंस है वो क्रिएट करेगी आपका प्रिवेंटिव करने के लिए। किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए? आपके रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, सिंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द की टू स्लिप अराउंड द सैफ्ट। यानी यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है स्लिप करने की, क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? स्लिप इज जीरो। इफ
relative motion exists, then slip will be more than 0। ठीक है। इट इज अ पॉजिटिव ड्राइव, यहाँ पे पॉजिटिव ड्राइव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका यहाँ पे लॉस नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव ड्राइव कह रहे हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ द सन की ओवर द सैडल की। यहाँ पे पॉजिटिव ड्राइव की बात इसलिए कह रहा है, देयर इज अ no power loss. However, it is necessary to cut keyways both the shaft and the hub। यहाँ पे हमको दोनों में कीवे कट करना पड़ेगा, शाफ्ट में भी और हब में भी, जिसके कारण क्या होती है, शाफ्ट थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। जब कीवे कट करते हैं तो वहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाता है, इसलिए शाफ्ट थोड़ी कमजोर हो सकती है। तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ सन की जॉइंट इज मोर देन द सैडल की जॉइंट। यहाँ पे सन की का जो है कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक होल और एक कीवे भी बनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कीवे भी बनाना पड़ता है, तो उसके लिए कॉस्ट पड़ जाएगी। कोई भी चीज अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको उसमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। जहाँ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तो आपको टूल भी यूज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, आपको मैन आवर्स भी यूज करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो वहां पे कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी और समय भी बढ़ता है। ठीक है, इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है। द फ्लैट की हैज मोर स्टेबिलिटी एज कम्पेयर टू द स्क्वायर की। यहाँ पे दो हमारी की है, सन की, फ्लैट की और स्क्वायर की। यहाँ पे देख सकते हो, एक आपकी सन फ्लैट की है, दूसरी आपकी स्क्वायर की है। तो यहाँ पे आपका ये जो है ये फ्लैट की है और दूसरी आपकी स्क्वायर की है। ये दो टाइप की है आपकी, किस केस में, सन की में। और जब आपका सैडल था तो सैडल में आपकी कैसे थी, एक कैसी थी, कर्व वाली थी और एक फ्लैट थी। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर है और एक फ्लैट है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। फ्लैट की दोनों में है, संक में भी और सैडल में भी, लेकिन सैडल में क्या होता है, उसके वो जो कीवे होता है वो शाफ्ट में नहीं होता, जबकि यहाँ पे कीवे शाफ्ट में भी होगा। ठीक है। दूसरा, स्क्वायर की आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी किसमें होती है, संक की होती है। तो दो तरीके की हो गई यहाँ पे आपकी, स्क्वायर की और एक हो गई, एक क्या हो गई, फ्लैट की। ठीक है, और जिसमें बी जो होगा इज ग्रेटर देन द एच। ठीक है, और यहाँ बी और इज इक्वल टू एच, स्क्वायर की में बी और एच बराबर होंगे और फ्लैट की में बी इज ग्रेटर देन द एच होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, स्टेबिलिटी कनेक्शन, इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर की आर यूज इन जनरल इंडस्ट्रियल मशीनरी। कहाँ यूज होती है, तो ये देख लीजिए, स्क्वायर की आर यूज इन जनरल इंडस्ट्रियल मशीनरी, फ्लैट कीज आर मोर सुटेबल फॉर मशीन टूल एप्लीकेशन। फ्लैट की जो होती है वो कहाँ यूज होती है, मशीन टूल एप्लीकेशन। मशीन टूल मतलब आपकी लेथ में यूज होती है फ्लैट की, शाफ्ट। ठीक है, वेयर एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ कनेक्शन इज डिजायरेबल, यानी आपको एडिशनल स्टेबिलिटी चाहिए हो, डिजायरल हो, तो वहां पे फ्लैट की चाहिए होती है। while selecting the square key without stress analysis, the following rule of thumb may be used. The industrial practice to use the square key with the side of equal and one quarter of the shaft diameter and this at least a 1.5 times of shaft diameter। यहाँ पे हमको क्या देखना है कि आपको स्क्वायर की कैसे यूज करनी है। यहाँ पे थंब रूल दिया गया हुआ है, फार्मूला दिया गया हुआ है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यूपी सील करो तो कुछ फायदा है दिल्ली। क्या हुआ, क्या हुआ ना मयंक, मयंक, अरे क्या हुआ, बोल के चुप हो गए, आगे बताओ, सुनाई नहीं दीजिए आवाज सुनाई दे। मयंक कहाँ चले गए भाई, आए चले गए, चला ही गया सर वो। चला गया ना, यस सर। क्या बोल रहा था, समझ में नहीं आया था क्या बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका थंब रूल है वो क्या दिया है, बी स्क्वायर की में बी इज इक्वल टू एच इक्वल टू डी बाई 4। यानी आपका स्क्वायर की में जो बी और एच, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर में बी और एच बराबर होगा, लेकिन उसको हम लेंगे कितना, वो डी बाई 4 ले लेंगे। और डी क्या है हमारा, डी इज द डायामीटर ऑफ सैप। ठीक है, डायामीटर ऑफ द सैप, सैप का डायामीटर अगर हमने डिजाइन कर लिया है तो डी को ही 4 से डिवाइड कर दोगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, बी और एच हो जाएगा।
एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ की, यानी लेंथ ऑफ की कितनी होनी चाहिए? वो डायामीटर ऑफ शाफ्ट जो है उसका उसका 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम्स आपका लेंथ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो शाफ्ट है वो ध्यान रखिए, इस तरीके से अगर हम बनाएं, ठीक है। तो ये आपकी सपोज करिए स्क्वायर की हो गई, तो यहाँ पे स्क्वायर की में आपको दिस विल बी द एल, एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एल इक्वल्स टू 1.5 डी, ठीक है। और डी क्या है? शाफ्ट डायामीटर है। और यहाँ पे आपका जो बी है, एच है, वो किस तरीके से दिखाई जाएगा? दिस इज बी एंड दिस इज एच। तो ये दोनों हमारे बराबर है, और ये दोनों कितने हो जाएंगे? 0.5 0.25 डी, ये कितना हो जाएगा? 0, ये यहीं से इसको रिप्रेजेंट कर देगा, दिस, और ये दिस ऑल्सो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो हमारी जो की है वो किस तरीके से थंब रूल के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाएगी, अगर हम स्ट्रेस एनालिसिस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन द स्ट्रेस एनालिसिस नहीं कंसीडर, विदाउट स्ट्रेस एनालिसिस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द स्ट्रेस एनालिसिस इज नॉट कंसीडर, यानी यहाँ पे देखिए विदाउट स्ट्रेस एनालिसिस, विदाउट स्ट्रेस एनालिसिस थंब रूल से आप डिजाइन कर सकते हो। थंब रूल तब लगाया जाता है जब आपको तुरंत एकदम से रिजल्ट बताना हो, यानी तुरंत मतलब एक मोटा मोटा बताना हो कि हाँ इसका अप्रोक्सीमेट डायमेंशन क्या होगी, दैट इज कॉल्ड थंब रूल, ठीक है। तो ये थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको अपने रिक्वायरमेंट चेक करने हैं तो आप किस तरीके से चेंज करोगे, ठीक है। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं। डायमेंशन ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल संख्यी इन इन एमएम। यहाँ पे देखिए शाफ्ट डायामीटर के अकॉर्डिंग की साइज और कीवे डेप्थ भी बता दी गई है कि कीवे डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कीवे डेप्थ इन द शाफ्ट की बात हो रहा है, ये हब की बात नहीं कर रहा। कीवे डेप्थ इन शाफ्ट, शाफ्ट में कितनी डेप्थ की बात हो रही है ये लिखा हुआ है, हब में कितनी डेप्थ है ये नहीं बताया। शाफ्ट डायामीटर अबव 6 अप टू एंड इंक्लूडिंग, यानी अप टू एंड इंक्लूडिंग, यानी 8 से बराबर या 8 से कम, यानी ये क्या हो रहा है? अबव, यानी 6 से ग्रेटर होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है? अप टू, यानी लेस, अप टू इतना, और इसके बाद इंक्लूडिंग 8 को भी लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? दिस इज शाफ्ट डायामीटर, ठीक है। और ये सभी में क्या होगा? ऊपर से नीचे तक बराबर होगा, ठीक है। 6 से बड़ा और 8 के बराबर या उससे कम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड शाफ्ट डायामीटर। और शाफ्ट डायामीटर अकॉर्डिंग की साइज कितना आ गया? 2x2, बी की जो वैल्यू आ गई 2x2 आ गई। तो यहाँ से देख सकते हो शाफ्ट डायामीटर अगर 2 आ रहा है तो क्या लोगे? बी इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था थंब रूल के अकॉर्डिंग, D/4, यानी 6/4। 6/4 कितना आता है? 1.5। और 8/4 कितना आता है? 2। तो इन्होंने इस वाले को कंसिडर किया है थंब रूल के अकॉर्डिंग, 8/4 यानी 2, ठीक है। और कीवर्ड डेप्थ कितनी आ गई? 1.2, ठीक है। डायरेक्टली आप कीवर्ड डेप्थ को टेबल से ले सकते हो, और ये टेबल आपको कहाँ मिल जाएगी? ये टेबल आपको मशीन डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी? मशीन डिजाइन डाटा बुक। हाँ, मशीन डिजाइन डाटा बुक एक रेड्डी करके आती है, के रेड्डी करके, यस सर। मिल जाएगी आपको, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप डायामीटर किसी शाफ्ट का निकाल लेते हो तुरंत मिल जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, फॉर ए फ्लैट की थंब रूल डायमेंशन। अब अभी आपको स्क्वायर री का थंब रूल डायमेंशन बताया था, अब यहाँ पे फ्लैट की का थंब रूल डायमेंशन है।
यहाँ पे फ्लैट की कितनी देखिए, बी और एच अलग अलग होना चाहिए, तो बी की वैल्यू जो हमारी होगी वो सेम ही होगी जितनी आपकी बताई गई थी, बी की वैल्यू डी/4 ही होगी। वहां पे बी और एच बराबर था इसलिए दोनों डी/4 थे, लेकिन यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच की वैल्यू हो जाएगी 2/3। अब यहाँ पे बी की वैल्यू डी/6 बता रहा है, ठीक है, बी की वैल्यू डी/6 इन सम केसेस, ठीक है, बी की वैल्यू जो है वो डी/6 इन सम केसेस होगी। तो इन केस ऑफ स्क्वायर की बी इज एंड एच डी/4 हो जाएगा, और एच इक्वल 2/3 एंड डी बी इज इक्वल टू डी/6। डी/6 मतलब आपका डायामीटर शाफ्ट का कितना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे की गई है देखिए इधर, तो बी की वैल्यू आपकी इस तरीके से कैलकुलेट की गई है, बी इज इक्वल टू डी/4 और एच इक्वल टू 2/3 बी है, एच इक्वल टू 2/3, ये इसने बी को ले लिया है कि बी के अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है। एच इक्वल टू 2/3 और बी की वैल्यू डी/4 ले रखी है, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू डी/4 है, डी/4 है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4 कितना आ जाएगा, डी/6, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, डी/6 आ गई। तो आपको ये वैल्यू क्या ले लेनी है और ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है थंब रूल के अकॉर्डिंगली व्हेन द स्ट्रेस एनालिसिस हैज बीन निग्लेक्टेड। ठीक है, जब स्ट्रेस एनालिसिस की हम बात नहीं करेंगे तभी हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए टेपर, यहाँ पे ध्यान रखना है, टेपर 1/100, 1/100 का मतलब क्या होता है टेपर, कि जब आप की डिजाइन करते हो तो की डिजाइन करने में आपको टेपर देना पड़ता है। और व्हाट इज द टेपर, ये भी बताता हूँ आपको, टेपर क्या चीज है। यहाँ पे अगर हम बात करें कोई की, ठीक है, तो की हमारी कुछ इस तरीके से डिजाइन की जाती है। ठीक है, यू कैन सी द डिजाइन ऑफ टेपर की। इन टेपर जो बन गया वो ऊपर साइड में हमने टेपर दे दिया है इंसर्ट करने के लिए और निकालने के लिए। टेपर क्या होता है कि किसी चीज में अगर टेपर दे दिया जाए तो किसी होल में अगर हम इंसर्ट करा रहे हैं तो वो टेपर क्या करता है, धीरे धीरे करके उसे टाइट करता है। ठीक है, क्या करता है, धीरे धीरे उसको करके टाइट करता है, और जब निकालते हैं तो भी आसानी से निकल जाता है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, टेपर यूज करते हैं, जनरली सभी की में टेपर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है संघ की विद स्क्वायर रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स नेमली पैरेलल एंड टेपर की। यानी संघ की जो होती हैं दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है पैरेलल, एक दूसरी होती है टेपर। यानी अभी आपको मैंने दो तरीके की बताई थी, एक स्क्वायर और एक फ्लैट की। तो दोनों का कैटेगरी हो सकती है, दोनों हमारी कैसी हो सकती है, एक हो सकती है पैरेलल स्क्वायर की, पैरेलल फ्लैट की, और दूसरी हो सकती है टेपर स्क्वायर की, टेपर फ्लैट की। कितनी की बन गई, टोटल 4 टाइप की बन गई इन केस ऑफ द संघ की। तो संघ की क्या बोल रहा है, संघ की का कैरेक्टराइजेशन क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे चलेंगे, पैरेलल स्क्वायर संघ की, पैरेलल फ्लैट संघ की, टेपर स्क्वायर संघ की एंड टेपर फ्लैट संघ की। 4 तरह की हमारी फ्लैट संघ की तैयार हो गई। तो इसी तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और टेपर की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। आप समझते हैं टेपर कैसे दिया जाता है, टेपर 1/100 का मतलब क्या है। तो अगर ये सॉरी, अगर हमारे पास एक लाइन है इस तरीके से, आपसे कहा जाए कि इसका टेपर कितना है, तो आप कैसे बताओगे। तो टेपर क्या होता है जनरली, यहाँ पे 1/100 का मतलब, अगर ये लाइन टेपर हम बना दें, यहाँ पे 1/100 का मतलब क्या है, यानी आपका ये हो जाएगा 100, यानी लेंथ कितनी हो जाएगी, सॉरी अंडू कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1/100, 1/100, यानी एक है पेपर जब 100 लेंथ हमारी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो इसका अगर एंगल निकालोगे दैट इज वेरी लेस,
टेन थीटा करके निकालेंगे। अगर आप टेन थीटा इज इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1/100। और आप देख सकते हो इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, यानी थीटा की वैल्यू बहुत कम आएगी, यानी वन से भी कम आने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हो, चेक कर सकते हैं कितनी आने वाली है। तो थीटा इज इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो ये 1/100 ही टेपर होता है इस केस में। पैरेलल और टेपर दोनों में होती है, चाहे वो आपका सैडल की हो चाहे वो आपकी सन की हो। ठीक है, तो ये आपका जनरली डिजाइन था। लिखा है इसका फायदा क्या है, देख लीजिए। पेपर प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग टू रीजन, व्हेन द की इज इंसर्टेड इन द कीवे द शाफ्ट एंड हैव एड्रेस्ड बाय मींस ऑफ हैमर। यानी आपको टाइट करने के लिए हैमरिंग करनी होती है, और इसी कारण पेपर इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा क्या है, ड्यू टू पेपर इट इज इजली रिमूव। अभी आपको मैंने बताया था कि एक तो टाइटनेस इंसर्ट करने के लिए और दूसरा इजली रिमूव करने के लिए, दोनों तरीके से यूज होता है टेपर, इसलिए हम टेपर देते हैं। कहीं अगर टेपर नहीं दिया तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट आती है आपकी द टेपर की ओनली वन साइड। पेपर जो होता है एक ही साइड होता है, तो दोनों साइड नहीं होता, यानी जो पेपर है वो इस तरीके से नहीं होगा, एक ही साइड होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका पेपर की ऑल ऑफन प्रोवाइडेड विद गिव हेड टू फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ द की। यानी अगर आपके ऊपर इसमें यहाँ पे एक गिव हेड दे दिया जाए, यहाँ पे देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग इसमें गिव हेड दे दें इस तरीके से, ये गिव हेड दे दिया हमने, देखिए गिव हेड का मतलब क्या होता है कि जब आप हैमरिंग करोगे पीछे साइड से, यानी बैक साइड से जब आप हैमरिंग करोगे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ये इंसर्ट होती है और इस डायरेक्शन में इंसर्ट होती है तो आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में अगर सॉरी इस डायरेक्शन में अगर हैमरिंग करेंगे निकालने के लिए तो आसानी से ये निकल जाएगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, गिव हेड प्रोवाइड करा देते हैं। कैसे क्या देते हैं, गिव हेड प्रोवाइड करा देते हैं, जिसके कारण हमारी आसानी से की निकाली जा सके, यानी रिमूवल जो हो जाए वो क्या हो जाए, आसानी से हो जाए, इसके इसी को कहते हैं गिव हेड। ठीक है, ये जनरली आसानी से निकालने के लिए ही, इजी रिमूवल करने के लिए ही हमें क्या होता है, गिव हेड देना होता है। ठीक है, तो दिस इज द गिव हेड। और ये सारी की सारी क्या है, सन की है। हाउ द मशीन टेबल इज सरफेस इज कॉस्ट। ठीक है, तो ये आपकी गिव हेड की हो गई। नेक्स्ट आता है फेदर की। नेक्स्ट आता है आपका फेदर की, मैं रखने दे देता हूँ आपकी। ठीक है, फेदर की अब कैसे इसको देखेंगे, फेदर की क्या है, तो ऐसा देता हूँ। A feather key is a parallel key which is a fixed either the shaft or the hub, यानी आपके दोनों में किसी में एक में फिक्स हो सकती है, या तो आपकी shaft में फिक्स हो जाए या फिर आपके हब में फिक्स हो जाए। परमिट्स रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट बिटवीन देम, यानी आपका एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इस पे फिक्स कर देते हैं अपनी की को। यानी अगर आपके पास कोई shaft है इस तरीके से, ओनली 10 मिनट्स रिमेनिंग। अगर आपके पास कोई शाफ्ट है, sorry, ठीक है, तो आपकी जो की होगी वो की क्या होगी, इस तरीके से।
यहाँ पे की अगर होगी इस तरीके से, ये की आपका होल हो गया, ठीक है। तो इसकी होल में आपकी की इंसर्ट करा दी जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, यानी आपका क्या है डायरेक्शन, इसमें हम क्या कर दें, ये हमारा क्या हो गया फिक्स हो गया। तो ये जो पार्ट है जनरली, ये दोनों पार्ट ये हमारा क्या होगा हमेशा हमेशा फिक्स हो जाएगा। और जब ये चीज फिक्स हो जाएगी तो ये चीज समझिए कि आपका जो क्या कहते हैं, ये मोशन है, मोशन की बात कर रहा है कि मोशन करने के लिए यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन, यानी अब शाफ्ट आपकी आगे पीछे मूव कर सकती है, ठीक है। शाफ्ट जो है वो क्या हो सकती है, ये आगे पीछे मूव कर सकती है, ठीक है। अगर हमने शाफ्ट में फिक्स कर दिया है, शाफ्ट में हमने अगर की को फिक्स कर दिया है तो हमारी क्या होगी, ये मोशन आगे पीछे कर सकती है। ये देखिए शाफ्ट में हमने की को फिक्स कर दिया, तो अब हमारी की आगे इधर की तरफ, पीछे की तरफ और आगे की तरफ आसानी से मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये जनरली इसका फेदर की का मतलब यही है। फेदर का मतलब क्या होता है, उड़ना। फेदर क्या है, एक पंख है, और पंख का काम क्या होता है, बार बार टू एंड फ्रो मोशन करना। टू एंड फ्रो का मतलब पंछी कैसे करते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ मोशन करते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फैदर की। फैदर की का मतलब यही है कि आपका जो मोशन हो रहा है वो पीछे की तरफ और आगे की तरफ। कभी कभी क्या होता है जब शाफ्ट में पावर ट्रांसमिशन होता है, जब सपोज करिए आपका जो इंजन जनरेटर होता है, इंजन जनरेटर में हमारी शाफ्ट कभी जब रोटेट होती है, कभी देखा होगा आपने कि शाफ्ट हमारी आगे पीछे की तरफ हाई स्पीड पे आगे की तरफ निकल आती है और लो स्पीड पे पीछे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इस केस में हमें अपनी की हमारी बाहर ना निकल जाए, ठीक है, इसलिए हम किसी ना किसी एक में फिक्स कर देते हैं, चाहे तो हब में फिक्स कर दें और चाहे तो शाफ्ट में फिक्स कर दें, ठीक है। चाहे तो हम हब में फिक्स कर दें, चाहे हम शाफ्ट में फिक्स कर दें, तो ये जनरली हम कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फैदर की, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको फैदर की का काम क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फैदर की जनरली किस लिए की जा रही है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट बिटवीन देम, जब हमारे फैदर की में एक्सियल मूवमेंट भी होता है तभी हम करते हैं। द फैदर की पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंकी विद यूनिफॉर्म विड्थ एंड हाइट, देयर आर नंबर ऑफ मेथड टू फिक्स द की टू द शाफ्ट और हब। यहाँ पे देखिए ये आपकी फैदर की है जो कि आपकी एक्सियल मूवमेंट कर सकती है, दिस इज द फैदर की, और इसमें हमने इसमें फिक्स कर सकते हैं, दिस इज द फैदर की, ठीक है। दो फैदर की है, अब इसको फिक्स कैसे करना है, तो ये शाफ्ट हमारी आगे पीछे मूव कर जाए, यानी एक्सियल मूवमेंट तो हो जाए, ठीक है, आसानी से, ठीक। तो ये सर फैदर राउंड की स्क्रू कहते हैं क्या? है बेटा। सर राउंड की अलग होता है? हाँ राउंड की अलग होता है बेटा, राउंड की अलग होती है, ठीक है। द फैदर की इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ संकी, आगे देखिए सो द फिगर which is the fixed shaft by means of two cap screw। यहाँ पे देखिए कैप स्क्रू का यूज किया गया है, these are the hole, एंड होल का यूज करते हैं, कैप स्क्रू लगा देते हैं। कैप स्क्रू आपको बताया था मैंने कैसा होता है, ठीक है। दिस क्लियरेंस फिट, यहाँ पे कैसे फिट होती है, क्लियरेंस फिट होती है, यानी आपका दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, इसलिए इसे क्लियरेंस फिट किया जाता है। देयरफॉर द हब इज फ्री टू स्लाइड ओवर द की, यानी हब जो होगा वो की के ऊपर हमारा स्लाइड करता रहेगा। एट द सेम टाइम देयर इज अ नो रिलेटिव रोटेशन मूवमेंट, यानी आपका यहाँ पे देखिए दो तरीके का मोशन हो रहा है। एक आपका मोशन जो हो रहा है वो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, यानी जितना ही हब आपका रोटेट करेगा उतनी ही आपकी शाफ्ट रोटेट करेगी। लेकिन यहाँ पे एक मोशन और हो रहा है, एक्सियल मोशन, ठीक है। शाफ्ट में एक मोशन और हो रहा है, एक्सियल से कह रहा है, एक्सियल मोशन कह रहा है, और एक्सियल मोशन आपका बीचों बीच इस तरीके से, यानी इस इसमें कैसा होगा, इस शाफ्ट है तो शाफ्ट मोशन हमारा रोटेट इस तरीके से हो रहा है और एक मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक है।
तो रिलेटिव मोशन किसमें नहीं है? रिलेटिव मोशन रोटेशन में नहीं है, इसीलिए तो की लगाते हैं ताकि हमारी पावर ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पावर हमारी फुल्ली ट्रांसफर्ड हो, कोई भी रिलेटिव मोशन, कोई भी स्लिप ना हो। ठीक है, लेकिन अगर आप स्लाइड कराना चाहते हो अपनी शाफ्ट को, यानी पावर में थोड़ा सा आगे पीछे हमारी हमारी शाफ्ट कर सके, तो इसलिए हम पैदल की लगा रहे हैं। यानी रिलेटिव मोशन तो है लेकिन एक्सियली में, एक्सियल एक्सिस के केस में है, रोटेशन में एक्सिस में नहीं है। ठीक है, रोटेशनल एक्सिस में नहीं है, यानी आपका इस एक्सिस। तो ये आपका बेसिकली यूज होता है। तो आज की डेट में हम फेदर की तक ही पढ़ाते हैं, आगे कल वुडरफ की, डिजाइन ऑफ स्क्वायर एंड फ्लैट की। अब यहाँ से कल डिजाइन स्टार्ट होगी, कल वुडरफ की बता के डिजाइन स्टार्ट करवाएंगे, जिसमें हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस एनालिसिस को कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो थंब रूल बताया था वो आप खाली अप्रोक्सीमेशन के लिए था, कल हम स्ट्रेस स्ट्रेस एनालिसिस की यूज करते हुए अपनी की को डिजाइन करेंगे कि क्या हमारी कितनी स्ट्रेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही लेक्चर है। ओके सर। पार्टिसिपेंट कितने आ गए? 12 आ गए। चलो एक बार अटेंडेंस ऑन ले लेता हूँ, अभी तक 11 थे शायद। शिवांशु पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? शिवांशु कह रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे। शिवांशु लग रहा है चाय पीने चले गए खाली अपना लैपटॉप ऑन करके, क्यों शिवांशु? सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा ना कनेक्शन में होता। हाँ सर ये भी है। अरे तो चला गया हो गई।